तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि योंगफाई कॉर्प ड्राइविंग सेक की ईंट से ईंट बजा रहा होता है। उन लोगों ने वहां पर योंगफाई के साथ मुकाबला करने के लिए एक बहुत ही पावरफुल बीस्ट को समन कर लिया था, जो कि काफी खूंखार होता है। मगर उसके आने के बाद योंगफाई उस पर भी डोमिनेट करता है और बहुत ही आसानी से उसे मारते हुए उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है, जिसकी वजह से वो बीस्ट पूरी तरह से इरेज हो जाता है। और उसके बाद योंगफाई वो कॉर्प ड्राइव सेक के लोगों से कहता है कि मुझे वो एंशिएंट सेज की बॉडी दे दो, वरना तुम लोगों की यहीं पर ही मौत होगी। मैं तुम्हें इसके बाद कोई दूसरी वार्निंग नहीं दूंगा। मैं जानता हूँ कि एंशिएंट मास्टर्स की बॉडीज तुम्हारे पास है। मगर वो मास्क मैन योंगफाई से कहता है कि अगर तुम्हें वाकई में यहाँ पर मरना ही है तो फिर मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। ये कहने के साथ वो दोबारा से उससे लड़ने के लिए ऊपर आ जाता है और दोबारा से अपने उन्हीं ब्रेसलेट्स का इस्तेमाल करते हुए योंगफाई के आसपास एक बड़ी सी फॉर्मेशन एक्टिवेट कर लेता है, जिसके अंदर से बहुत ही ज्यादा एनर्जी निकलते हुए सीधा ऊपर की तरफ जा रही होती है। और हमें दिखाया जाता है कि वो एनर्जी योंगफाई के चारों तरफ होती है और जैसे वो ऊपर क्लाउड्स की तरफ जाती है तो पूरा का पूरा आसमान ही लाल हो जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि ऊपर से बड़े बड़े कॉफिन्स नीचे आ रहे होते हैं। वो सारे के सारे कॉफिन्स सीधा योंगफाई के पास आकर गिरते हैं। उन्हें देखते ही योंगफाई भी समझ जाता है कि ये लोग यहाँ पर कुछ और एंशिएंट मास्टर्स को समन कर रहे हैं। मगर योंगफाई को सिर्फ इतना पता था कि इन लोगों के पास दो एंशिएंट बॉडीज हैं, मगर यहाँ पर काफी ज्यादा कॉफिन्स होते हैं। देखते ही देखते उन कॉफिन्स के ढक्कन खुलना शुरू होते हैं तो हमें दिखाया जाता है कि हर कॉफिन के अंदर एक बॉडी मौजूद होती है। और जैसे ही एक कॉफिन से एक हाथ बाहर निकलता है तो सब लोग देखकर हैरान हो जाते हैं और उन्हें फील होता है कि इसके अंदर जो भी शख्स है उसकी पावर वो हमारी लिमिट से भी ज्यादा है। देखते ही देखते उन कॉफिन्स के अंदर से वो कॉर्प बॉडीज बाहर आना शुरू हो जाती हैं। वो कॉर्प बॉडीज बाकी वाली कॉर्प बॉडीज के मुकाबले में थोड़ी सी डिफरेंट लग रही थी, मगर ये योंगफाई के मुकाबले में कुछ ज्यादा पावरफुल नहीं लग रही थी। हालांकि ये भी सारे के सारे एंशिएंट मास्टर्स थे, मगर जिन बॉडीज को योंगफाई तलाश करने के लिए आया था वो बॉडीज ये नहीं थी। मगर बाहर खड़े हुए लोग कह रहे होते हैं कि कॉर्प ड्राइव सेक ने एक बार में ही इतनी सारी एंशिएंट बॉडीज को कैसे समन कर लिया है। और ये सारी की सारी एंशिएंट बॉडीज अलग अलग सेक्ट की बॉडीज होती हैं। और बाहर खड़े हुए लोग कह रहे होते हैं ये टोटल 13 लोग हैं। आखिर इन लोगों ने हजारों साल पुरानी कॉर्प बॉडीज को कैसे ढूंढ निकाला था और इन्हें दोबारा कैसे जिंदा कर दिया है। ऐसा फील हो रहा है कि जैसे ये उन फॉलन एंजल से भी ज्यादा ताकतवर है। मगर ये लोग मोर्टल रियलम में क्या कर रहे थे? इन्हें तो इमोर्टल रियलम में होना चाहिए था। और वो मास्क मैन दोबारा से उन कॉर्प बॉडीज को कंट्रोल करते हुए फिर योंगफाई से कहता है कि बच्चे, तुम्हें क्या लगता है कि तुम आज बचकर जाओगे? तुमने हमारी सरवानी खराब की है, इसीलिए तुम्हें यही दफन होना होगा। तुम्हें लगा था कि तुम मेरे सेक को डिस्ट्रॉय करोगे? तुम मेरे सेक की फाउंडेशन को समझ ही नहीं सकते। ये तुम्हारी इमेजिनेशन से भी बहुत ज्यादा बढ़कर है। मगर योंगफाई उन लोगों से कहता है तुम्हारी फाउंडेशन की ऐसी की तैसी, इसे तो मैं मिट्टी में मिलाकर जाऊंगा। ये सुनते ही वो मास्क मैन गुस्से में आ जाता है और कहता है कि अभी भी एरोगेट हो रहे हो, तुम्हें तो पहले मारना ही होगा। ये कहते ही वो 13 कॉर्प बॉडीज को उससे लड़ने के लिए कहता है। ये कहते ही वो कॉर्प बॉडीज फौरन से योंगफाई की तरफ आगे बढ़ती है तो योंगफाई कहता है कि सिर्फ 13 लोग, मुझे लगा था कि शायद तुम यहाँ पे हजारों की आर्मीज क्रिएट करोगे और मुझे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए ये सारे के सारे ज़ॉम्बीज की तरह है और इन्हें मारना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। इतना कहने के साथ वो उन कॉर्प बॉडीज को फिर मारना शुरू करता है तो वो सबसे पहले अपना स्पीयर एक बॉडी के अंदर घुसा देता है और बाकी सबको अपनी एनर्जी वेव्स के जरिए बहुत ही दूर धकेल देता है। जिसके बाद वो देखता है कि पीछे से एक एल्डर ने उस पर एक जबरदस्त स्प्लैश अटैक कर दिया है, जिससे वो अपने आप को बचाकर पीछे हट जाता है और अपना वो स्पीयर उस एल्डर के सर पर दे के मारता है, जिससे वो एल्डर उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है, मगर उसके बावजूद भी वो उसे नहीं रोक पाता और योंगफाई उसे मिट्टी में ही गाड़ देता है। जिसके बाद वहां मौजूद वो मास्टर से हैरान हो जाते हैं कि आखिर योंगफाई ने कैसे मार पा रहा है। वहां मौजूद एक मास्टर वो अपने सेट लीडर से कहता है कि जरा बताइए तो सही कि आखिर ये किस तरह की सीक्रेट टेक्निक को यूज कर रहा है। हमारी ब्लड कॉर्प बॉडीज को मारना इतना आसान नहीं था। क्या इसने हमारी कॉर्प बॉडीज की सीक्रेट को आसानी से ढूंढ लिया है? मगर यहाँ पर योंगफाई गुस्से में पागल हो चुका होता है और वो उन सब लोगों को मारते हुए कहता है कि तुम सारे के सारे ही एक साथ आ जाओ। ये कहते हुए वो एक ज़ॉम्बी को जोरदार किक मारते हुए दूर उछाल फेंकता है और फिर कॉर्प ड्राइव सेक के लोगों से कहता है कि मुझे दिखाओ कि तुम्हारे अंदर कितना दम है। ये कहते हुए वो उन सारे के सारे कॉर्प बॉडीज को निपटा चुका होता है, मगर उसके बावजूद भी यहाँ पर कॉर्प ड्राइव सेक का वो मास्क मैन कहता है कि ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। ये कहते ही वो अपनी ब्रेसलेट की पूरी पावर
पावर एक साथ यूज करता है, जिससे वो उन ज़ॉम्बीज की पावर को कई गुना बढ़ा देता है। और हमें दिखाया जाता है कि उन कॉर्प बॉडीज में से सिर्फ 2 ही योंगफे के बिल्कुल पास जा पहुंचती है और बहुत ही तेजी से मूव करना शुरू कर देती है। उनकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होती है और यहाँ पर उन लोगों को लग रहा था कि शायद अब पलड़ा भारी होने वाला है, मगर योंगफे ने यहाँ पर पलड़ा ही पलट दिया था। वहाँ मौजूद लोग वो उन टेक्निक्स को पहचान जाते हैं कि ये तो उनके सेक की टेक्निक्स है। इसका मतलब ये है कि ये जो बॉडीज हैं ये उनके एंसेस्टर्स की बॉडीज हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो कॉर फीमेल जैसे ही योंगफे को मारने के लिए उसके करीब तक पहुंच गई थी, तो इतने में योंगफे वो जंप लगाता है और अपना स्पीयर उस लड़की की बॉडी में दे मारता है और उसे भी जमीन पे गाड़ देता है, जिसके साथ वो अपना स्पीयर निकालते ही दूसरी एंशिएंट कॉर्प बॉडी के पास जाता है और उसे भी बहुत ही जोर से दे मारता है, जिससे वो कॉर्प बॉडी भी धूल चाटने लगती है। और बाहर खड़े हुए लोगों में से एक बंदा कहता है कि ये कॉर्प बॉडीज अभी भी अपनी इटरनल एनर्जी को यूज कर रही है। इसका मतलब ये है कि इन लोगों ने अपनी पास्ट लाइफ में जो जो टेक्निक्स यूज की हैं, कॉर्प ड्राइव सेक के लोग इनसे वही टेक्निक्स दोबारा से यूज करवा रहे हैं। अचानक से एक बंदा छुप कर योंगफे पर हमला करने के लिए अपने हाथों से यिन यांग एनर्जी जनरेट करता है और उसे जैसे योंगफे की तरफ थ्रो करता है तो योंगफे उसे देख लेता है और फौरन से उन दोनों एनर्जीज को पकड़कर अपने हाथों के साथ मर्ज करता है और फिर उन्हें अपने एक हाथ में कंबाइन करते हुए जैसे ही दोबारा से थ्रो करता है तो वो एनर्जी दोबारा से उसी वॉरियर को जाकर हिट करती है और उठाकर वहां से दूर फेंक देती है। और बाहर खड़ा हुआ बंदा कहता है कि ये तो यिन यांग फायर एनर्जी थी और ये टेक्निक हमारे एंसेस्टर से बिलोंग करती है। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं है कि ये हमारे ही एंसेस्टर्स हो और इन्हें ज़ॉम्बीज बना दिया गया हो। और वो मास्क मैन अभी भी लड़ने के लिए तैयार होता है। उसे पता भी नहीं होता कि यहाँ पे इस लोगों को उनकी सच्चाई के बारे में पता चलता जा रहा है, मगर वो मास्क मैन सारे के सारे कॉर्प वॉरियर्स को एक साथ ही इकट्ठा करके योंगफे की तरफ भेज देता है, तो वो सारे ही एक साथ ही टूटने वाले थे। मगर अचानक से योंगफे वो अपनी आंखें खोलता है और फिर से गुस्से में पागल हो जाता है और अपने स्पीयर के जरिए उन वॉरियर्स को कुत्ते की तरफ मारना शुरू कर देता है। यहाँ पर एक एंशिएंट मास्टर बहुत ही तेजी से योंगफे की तरफ भागते हुए आता है और हम देखते हैं कि योंगफे भी उससे जाकर बहुत ही जोर से टकराता है और दोनों की एनर्जी एक दूसरे को पुश करना शुरू कर देती है। मगर योंगफे जैसे ही वो अपने पंजे से उसे पीछे धकेलता है तो वो उसे वहां से उठाकर बहुत ही दूर सीढ़ियों के ऊपर उछाल देता है, जिससे वो कॉर्प एंशिएंट बॉडी बहुत ही बुरी तरह से डैमेज होती है। मगर उसके बावजूद भी वो मास्क मैन हार मानने को तैयार नहीं होता। वो यहाँ पर एक शाओलिन टेम्पल के मास्टर को बुला लेता है। वो शाओलिन टेम्पल मास्टर बाकी मास्टर्स में सबसे ज्यादा ताकतवर होता है, तो इसीलिए वो वहां पर आते ही अपनी शाओलिन टेम्पल की बुद्धा टेक्निक को यूज करता है, जिससे वो एक गोल्डन बुद्धा पाल्म सीधा योंगफे के ऊपर रिलीज कर देता है। ये देखते ही सब लोगों की आंखें चौंक जाती हैं और वो लोग कहते हैं कि आखिर कॉर्प ड्राइव सेक के लोगों ने किस को अपनी एनर्जी से कंट्रोल किया हुआ है। यहाँ तक कि उन लोगों ने तो शाओलिन टेम्पल के एंसेस्टर्स तक को नहीं छोड़ा है। यहाँ पर योंगफे जब वो उस जायंट पाल्म को अपनी तरफ आते हुए देखता है तो वो फौरन से अपनी एनर्जी के जरिए अपने चारों तरफ एक बैरियर क्रिएट कर लेता है, जिससे वो उस गोल्डन पाल्म को अपने ऊपर गिरने से बचा लेता है। मगर हमें दिखाया जाता है कि वो मास्क मैन दोबारा से बाकी कॉर्प बॉडीज को योंगफे पर हमला करने के लिए कहता है, तो वो सारे के सारे वॉरियर्स एक साथ ही योंगफे की शील्ड पर हमला कर देते हैं, जिससे योंगफे को बहुत ही ज्यादा प्रेशर बर्दाश्त करना पड़ता है। मगर उसके बावजूद भी वो हार मानने को तैयार नहीं था। वो सारे के सारे एक साथ ही अपनी एनर्जी बढ़ाते जा रहे होते हैं और ऊपर से वो गोल्डन पाल्म तो एक गोड लेवल अटैक था, जिसकी वजह से योंगफे को यहाँ पर थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। ये देखकर वो लोग समझ जाते हैं कि शायद अब ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया है। वो लोग योंगफे को कहते हैं कि तुम चाहे कितने भी ज्यादा ताकतवर क्यों ना हो, हमारे कॉर्प ड्राइव सेक के सामने तुम सिर्फ राख का ढेर हो। मैं तुम्हें इस बात की गारंटी देता हूँ, तुम कल का सूरज नहीं देखने वाले और तुम्हें हमारा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हम लोगों ने तुम्हारे एंसेस्टर्स को एक नई जिंदगी दी है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि हम उन लोगों को सेकंड लाइफ दे रहे हैं। वो लोग अपनी जिंदगी को दोबारा से जीने वाले हैं। ये सुनते ही योंगफे गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि अगर तुम लोगों को सेकंड लाइफ देनी ही है तो फिर तुम लोग खुद क्यों नहीं जीते सेकंड लाइफ। तुम्हें भी तो पता चलना चाहिए कि सेकंड लाइफ कैसी होती है। मगर वो कॉर्प ड्राइव सेक का मास्टर कहता है कि मुझे पता है तुम्हें हमारे उस कॉर्प किंग पर कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट है और तुम उसे पसंद करते हो। अगर हम ना होते तो शायद तुम उसे दोबारा कभी भी नहीं देख पाते। हम लोगों ने उसे एक इटरनल लाइफ दे दी है, जिसकी वजह से वो अब हमेशा जिंदा रहेगी और हमारे सेक को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएगी।
ये बात योंगफै को काफी ज्यादा भड़का देती है जब भी यूशिन का नाम आता है और कोई उसकी इंसल्ट करता है या फिर यूशिन का मजाक उड़ाता है, तो फिर योंगफै पागल सा हो जाता है और वो उन लोगों से कहता है कि इटर्नल लाइफ और सेकंड लाइफ तुम्हारी तो मैं ऐसी की तैसी कर दूंगा, तुम लोगों ने समझा क्या हुआ है। ये कहने के साथ वो अपनी एनर्जी को इतना बढ़ाता है और इतना बढ़ा देता है कि हर जगह आग ही आग हो जाती है और वो सब लोगों को अपने आप से दूर हटा देता है। ये देखकर वो सारे ही लोग चौंक गए थे कि आखिर इसने ये कैसे कर दिया, मगर हमें दिखाया जाता है योंगफै यहाँ पर अपनी पावर को बढ़ाता ही जा रहा होता है। उसका गुस्सा उसके सर पर चढ़ गया था और वो किसी के कहने से भी रुकने वाला नहीं था, जिसके बाद वो दोबारा से अपना स्पीयर निकालता है और दोबारा से उन कॉर्प वॉरियर्स को मारते हुए कहता है कि तुम और तुम्हारा कॉर्प ड्राइव सेक्ट और तुम्हारी ये सेकंड लाइफ भाड़ में जाए। मैं तुम्हें, तुम्हारे कॉर्प वॉरियर्स को और तुम्हारे कॉर्प ड्राइव सेक्ट को तुम्हारे उन एंजल्स के साथ ही आज यहाँ पर दफना कर जाऊंगा। ये कहते हुए वो वहां मौजूद हर एक वॉरियर को बहुत ही बुरी तरह से मारता है। ये देखकर वो यंग प्रिंस भी काफी ज्यादा डर गया था, जिसके बाद योंगफै उन लोगों की तरफ स्पीयर सीधा करते हुए कहता है कि तुम लोग बस देखते जाओगे, तुम्हारी बारी कब आती है, क्योंकि तुम लोग ज्यादा दूर नहीं हो। मगर वो सेक्ट मास्टर कहता है कि योंगफै तुमने अपनी मौत को दाव। ये कहने के साथ वो वहां पे मौजूद बहुत सारी चेन्स को योंगफै की तरफ रिलीज करके उसे पकड़ने की कोशिश करता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो मास्कमैन दोबारा से अपने उन ब्रेसलेट पावर्स को यूज करता है, जिसके जरिए वो दोबारा से एक बहुत ही बड़ी फॉर्मेशन क्रिएट कर लेता है और हमें दिखाया जाता है कि वहां मौजूद जितनी भी एंशिएंट कॉर्प बॉडीज पड़ी हुई होती हैं, उनकी बॉडी के अंदर से डेथ एनर्जी बाहर निकल रही होती है, जिसकी वजह से वो लोग वहां पर तड़पना शुरू हो जाते हैं और वो सारी की सारी एनर्जी योंगफै के आसपास इकट्ठी होना शुरू हो गई थी, जिस पर योंगफै को भी समझ में आ जाता है कि वो लोग अब इस डेथ एनर्जी के जरिए उस हमला करने वाले हैं। और वो मास्कमैन उससे कहता है कि ये डेथ एनर्जी हजारों साल से इन कॉर्प बॉडीज के अंदर मौजूद थी। अब देखता हूँ कि तुम इस कॉर्प ऑरा से अपने आप को कैसे बचाते हो। मगर योंगफै कहता है कि बस कुछ हजार साल पुराना डेथ हो रहा, तुम्हें लगता है कि ये मुझे मार सकता है। ये कहने के बाद वो सारे के सारे डेथ एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है, जिससे उसे हल्की सी भी तकलीफ नहीं होती और वो बड़े ही मजे के साथ सारे के सारी एनर्जी को खींचता जा रहा था। उसकी बॉडी में मौजूद वो दो यिन यांग बॉल्स उन सारी एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रही थी। ये देखकर वो लोग भी बिल्कुल दंग रह जाते हैं कि आखिर कोई बंदा डेथ एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद भी जिंदा कैसे हो सकता है। ये बिल्कुल नामुमकिन चीज है। सेम टाइम पर लाइफ एंड डेथ एक जगह एग्जिस्ट कैसे कर सकती है। मगर हमें दिखाया जाता है कि योंगफै वो सारी की सारी डेथ एनर्जी जब एब्जॉर्ब कर लेता है तो वहां मौजूद वो कॉर्प वॉरियर्स बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो चुके होते हैं और इतने कमजोर हो चुके होते हैं कि वो अब घुटनों के बल बैठे हुए होते हैं, क्योंकि उन लोगों के सामने जायंट डीमन बॉडीज मौजूद होती हैं जो कि उन्हें अपने सामने झुकने पर मजबूर कर देती है। और योंगफै उन लोगों से कहता है कि जरा मेरी तरफ देखो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई जिंदा इंसान हूँ? मैं भी तो चलते फिरते एक लाश हूँ, मेरे पास बचा ही क्या है, मैंने तो अपना सब कुछ खो दिया है। इतना कहने के बाद वो आगे बढ़ता है और वहां मौजूद उन कॉर्प वॉरियर्स में से एक एल्डर का सर पकड़ता है और हमें दिखाया जाता है कि वो अपने एक हाथ से उसकी गर्दन मरोड़ देता है, जिससे उस कॉर्प बॉडी का वही काम तमाम हो जाता है। जिसके बाद योंगफै आगे जाता है तो वो मास्कमैन भी बहुत ज्यादा डर जाता है, क्योंकि वो कॉर्प बॉडीज रिएक्ट नहीं कर रही थी और उल्टा वो आहिस्ता आहिस्ता इरेज होना शुरू हो जाती है, जैसे कि बस योंगफै ने उन्हें अपने कंट्रोल में कर लिया हो और वो जब चाहे उन्हें इरेज कर सकता हो। ये देखते ही वो कॉर्प मास्टर इतने डर जाते हैं कि वो फौरन से वहां पर उसी एंजल को समन कर लेते हैं और दोबारा से वही एंजल योंगफै को मारने के लिए आता है। मगर इस मर्तबा योंगफै वो उस एंजल को छोड़ने वाला नहीं था। वो उसके करीब आते ही फौरन से अपना स्पीयर उसकी बॉडी के अंदर घुसा देता है, जिसके साथ वो उसे वहां से दूर सीधा उस मास्कमैन की तरफ थ्रो करता है। तो वो एंजल फौरन उस मास्कमैन से जाकर टकरा जाता है, जिसकी वजह से वो दोनों के दोनों वहां से नीचे जा गिरते हैं। ये देखकर वो मास्टर्स और वो यंग मास्टर भी हैरान हो गए थे। उन्हें लगा कि शायद अब पलड़ा पलटने वाला है। ये देखते ही वहां मौजूद एक एल्डर उस सेक्ट लीडर से कहता है कि ये लड़का हमारे सेक्ट का दुश्मन बन चुका है, प्लीज इसे मारने के लिए कुछ कीजिए। मगर वो कॉर्प ड्राइव सेक्ट का मास्टर कहता है कि अभी सब्र कर जाओ, ये अभी इंजर्ड है और ऊपर से हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इसे मारने के लिए चाहे हमें अपनी जिंदगी को दांव पे लगाना पड़े तो भी हम लगा देंगे, क्योंकि अब हमारे सेक्ट की इज्जत का सवाल है और ऊपर से हमारे पास तो एंशिएंट सेज बॉडीज भी मौजूद हैं
उन्हें भी हम लोग किसी टाइम पे भी यूज कर सकते हैं। फिलहाल तो सिचुएशन खराब है और हमें इस सिचुएशन से खुद को निकालना होगा। यहाँ पर योंग फाई वो वापस नीचे आता है और उन लोगों से कहता है कि तुम लोगों को क्या लगा था कि तुम लोग मौके का फायदा उठाओगे और हमारे एंसेस्टर्स की बॉडीज को अपने कंट्रोल में कर लोगे और सारी दुनिया पर राज करोगे। तुम्हें लगता है कि तुम सारी की सारी दुनिया की इनहेरिटेंस अपने पास रखोगे। ये कहने के बाद योंग फाई वहां खड़े हुए लोगों से कहता है कि क्या तुम सारे लोग अंधे हो चुके हो? तुम्हें नजर नहीं आता कि ये तुम्हारे ही एंसेस्टर्स हैं जिन्हें ये लोग कंट्रोल कर रहे हैं? ये सुनते ही वो सारे के सारे लोग फिर योंग फाई की हाँ में हाँ मिलाते हैं और कहते हैं कि ये लड़का सही कह रहा है। इन लोगों ने हमारे एंसेस्टर्स की बॉडीज की डिसरेस्पेक्ट की है और इसके लिए उन्हें जवाब देना होगा। एक वॉरियर उन पर चिल्लाते हुए कहता है कि तुमने हमारे एंसेस्टर की बॉडी को उसकी कब्र से निकाला, उसे रिफाइन किया और उसे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया। ये हमारे एंसेस्टर्स की डिसरेस्पेक्ट है और इसके लिए हम तुम्हें कभी भी माफ नहीं करेंगे। ये कहने के बाद बाकी सारे लोग भी फिर कहना शुरू कर देते हैं कि तुम लोगों को अब हमारी फैमिलीज को इसके लिए एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। तुम्हें बताना पड़ेगा कि आखिर तुम लोगों ने ऐसी हरकत क्यों की है। उन लोगों की बातें सुनकर वो कॉर्प ड्राइव सेक का मास्टर बिल्कुल बेबस हो जाता है। उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था मगर वो चाहकर भी यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो सारे के सारे पावरफुल फैमिली से बिलोंग करते थे और उन लोगों के सवाल भी पूरी तरह से वैलिड थे। वो लोग अपने एंसेस्टर्स का बदला लेने के लिए यहाँ पर आए थे और उन लोगों को ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती कि कोई शख्स उनकी सीक्रेट टेक्निक्स को उनके एंसेस्टर की बॉडी से निकाल ले और अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करे। मगर यहाँ पर कॉर्प ड्राइव सेक का मास्टर सब लोगों से कहता है कि मैं तुम लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हमारा कॉर्प ड्राइव सेक्ट वो दुनिया में मौजूद किसी भी सेक्ट के साथ कोई दुश्मनी मोड़ लेना नहीं चाहता। न ही हम लोगों को तुम्हारे एंसेस्टर्स की बॉडीज में कोई इंटरेस्ट है। बस आज की सेरेमनी यहाँ पे खत्म होती है, इसलिए तुम लोग अपने अपने सेक्ट्स वापस चले जाओ। हम लोगों को अपने सेक्ट में अभी और भी बहुत सारे काम करने हैं तो इसीलिए तुम लोगों को अब यहाँ पे रुकने की कोई जरूरत नहीं। मेरा कॉर्प ड्राइव सेक्ट वो हर एक चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसीलिए तुम लोग ये बात भूल जाओगे। तुम लोग मेरे ऊपर इल्जाम लगाओगे तो फिर मैं मान लूंगा मैं हर एक चीज को कंट्रोल करता हूँ और मैं हर एक सवाल का जवाब भी दे सकता हूँ। ये कहकर वो वहां से जाने लगता है तो योंग फाई कहता है लगता है ये लोग आज जान बचाकर भागना चाहते हैं मगर पहले मुझे यूशिन को इनके कंट्रोल से बाहर निकालना होगा। उसके बाद फिर मैं इन लोगों की धज्जियां उड़ा दूंगा और इनके सेक्ट को भी बर्बाद कर दूंगा। ये कहने के बाद वो फेंगडू माउंटेन में ही एक जगह छुपकर कल्टीवेशन कर रहा होता है और अपनी एनर्जी को रिकवर करने की कोशिश कर रहा था मगर उसके दिमाग में अभी भी यूशिन के ही ख्याल आ रहे होते हैं और वो कहता है कि आखिर ये है कौन? क्या ये यूशिन है या फिर ये कोई और लड़की है? क्या ये उसकी सेकंड लाइफ है या फिर उसकी फर्स्ट लाइफ ही है जो कि आगे बढ़ गई है? और अगर ये यूशिन है तो फिर चेनशी कौन है? में वो ऊपर की तरफ देखता है तो वहां पर यूशिन मौजूद होती है और वो उससे कहती है अच्छा तो तुम यहाँ पे बैठे हो। ये कहते ही वो फोन से नीचे की तरफ उतर आती है और उसके सामने बैठ जाती है और कहती है मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी। तो योंग फाई कहता है तो तुम फाइनली आ ही गई। अगर यूशिन को उदास देखकर योंग फाई कहता है बताओ तो सही कि हुआ क्या है? तो यूशिन कहती है मुझे अब बहुत कुछ याद आने लगा है, मुझे अब पहले वाले लोगों की बातें याद आ रही हैं। तो योंग फाई कहता है कि कौन से लोगों की? क्या इन लोगों की जिन लोगों ने तुम्हें हजारों सालों से इन कॉफिन के अंदर बंद करके रखा था? यूशिन कहती है कि हाँ ये मेमोरीज मेरे अंदर बहुत ही लंबे टाइम से मौजूद है। मुझे अच्छी तरह से याद है इन लोगों ने कहा था कि फेंगडू माउंटेन में एक यिन एनर्जी की वेन मौजूद है और ये यिन एनर्जी वेन और ये वेन इस कॉन्टिनेंट की सबसे पावरफुल वेन्स में से एक है। अगर इस एनर्जी के जरिए कॉर्प किंग की बॉडी को रिवाइव किया जाता है तो फिर कॉर्प किंग वो हेवन एंड अर्थ की लिमिट से भी आगे निकल जाएगा। ये सुनते ही योंग फाई कहता है कि अगर कॉर्प ड्राइव सेक को डिस्ट्रॉय करना है तो उसके लिए सबसे पहले फेंगडू माउंटेन में उस कॉर्प वेन को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। तो यूशिन कहती है कि वो लोग उस कॉर्प वेन के जरिए एक एरे क्रिएट करके सारी की सारी एनर्जी को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करेंगे। मैं तुम्हारे लिए उस यिन यांग डायग्राम को तलाश कर लूंगी जिसके जरिए वो लोग उस यिन एनर्जी को इकट्ठा करेंगे। मगर योंग फाई वो उसके सर पे हाथ रखता है और कहता है कि तुमने बहुत ज्यादा तकलीफें उठाई है, इन लोगों ने तुम्हें बहुत टॉर्चर किया होगा। मगर यूशिन कहती है कि उन लोगों में इतनी हिम्मत नहीं कि वो लोग अब मेरा कुछ बिगाड़ सके। अब वो लोग तो मेरे अल्टर के सामने मेरी वर्शिप करते हैं और कहते हैं कि मैं एक मीडियम स्पिरिट हूँ और उन लोगों ने मुझे बताया था कि कोई सुपर नेचुरल पावर है जो कि मुझे प्रोटेक्ट करती है। ये सुनकर योंग फाई हैरान हो जाता है कि कोई सुपर नेचुरल पावर
आखिर वो कौन है जो कि तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही है। जिस पर यूशिन उसे बताती है, मैंने उसकी प्रेजेंस को फील किया है, मैंने उसे कभी देखा नहीं है क्योंकि वो प्रेजेंस हमेशा उस पावरफुल मास्टर की बॉडी को रिवील करने नहीं देती। मगर मुझे इतना पता है कि वो पावरफुल बीइंग कोई औरत है। ये बात योंगफाई को चौंका देती है और वो कहता है कि इसका मतलब ये है कि कोई ऐसी लड़की जो कि हजारों सालों से लेकर अब तक जिंदा है और वो आज भी यहाँ पर इसी फेंगडू माउंटेन में कहीं मौजूद है और उसने लाइफ एंड डेथ को भी अच्छी तरह से देख लिया है। मगर जहाँ तक बात यूशिन की है, मैं उसे फ्लावर वैली में छोड़कर आया था जहाँ पर वो अपने डेथ बैरियर को तोड़कर दोबारा से जिंदा हो सकती थी। कहीं किसी और ने उस जगह का इस्तेमाल तो नहीं किया है। मगर इतने में अचानक यूशिन उससे कहती है कि मुझे याद आ रहा है उन लोगों ने किसी सुप्रीम फॉरगेटफुल चीज का नाम लिया था। ये सुनकर योंगफाई की हैरानी और भी ज्यादा बढ़ती जाती है और वो अब समझने लगा था कि यूशिन के साथ क्या हुआ होगा। जिसके बाद वो कहता है कि कोई भी शख्स मेरे जाने के बाद वहां पर आया होगा और उस यूशिन की बॉडी पर अपना कोई इम्प्रिंट यूज किया होगा, जिसकी वजह से उसने यूशिन की बॉडी में मौजूद जितनी भी मेमोरीज थी उन्हें लॉक कर दिया होगा और उसकी बॉडी के साथ अपना एक कनेक्शन बना लिया होगा, जिसके जरिए वो उसकी बॉडी को प्रोटेक्ट भी कर सकती है और उसे अपने मकसद के लिए यूज भी कर सकती है। वो यूशिन से कहता है कि लगता है कि शायद वो सुप्रीम बीइंग हमें देख रही होगी और उसे ये पता चल रहा होगा हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मगर मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे सब कुछ अच्छा होगा। ये कहने के बाद वो उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि यूशिन, मैं तुम्हारी टांग देखना चाहता हूँ। ये सुनकर वो लड़की थोड़ा सा शर्माती है, जिस पर योंगफाई समझ जाता है कि वो कुछ और समझ रही है, तो वो फौरन से उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करते हुए कहता है कि मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी बॉडी में मौजूद डेथ एनर्जी को तुम्हारी बॉडी से अलग कर दूं ताकि तुम पूरी तरह से आजाद हो जाओ। तो यूशिन कहती है कि ये डेथ एनर्जी मेरी बॉडी के अंदर हजारों सालों से मौजूद है, अगर तुमने इसे एब्जॉर्ब करने की कोशिश की तो तुम मर जाओगे। मगर योंगफाई उसे समझाता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। इतना कहने के बाद वो लड़की फिर अपनी टांग में मौजूद उस कर्स मार्क को दिखाती है, तो योंगफाई फौरन से उसके अंदर से उस डेथ एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है और हमें दिखाया जाता है कि जैसे जैसे वो उस डेथ एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है तो उसे थोड़ी सी तकलीफ होने लगती है, मगर उसके बावजूद भी वो रुकता नहीं है और कंटिन्यूसली उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करता रहता है, जिसके बाद ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।